हेलो, गुड इवनिंग। जैसा कि हमें पता है कि अब आरएस 2024 के प्री के लिए सिर्फ हमारे पास 4 सप्ताह बचे हैं। अगला जो प्री होने वाला है वो 2 फरवरी को होने वाला है। तो इन अंतिम 4 सप्ताह में हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किस तरीके से हमारा रिवीजन करना चाहिए, किस तरीके से हमारे सारे सब्जेक्ट्स को कंसोलिडेट करना चाहिए, ताकि हम इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और अगला मेंस हम इसमें लिख पाएँ। तो इस स्ट्रैटेजी के कुछ एनालिसिस है जो कि मैंने अपने पास जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, जितने भी प्रीलिम्स क्लियर किए हैं उनके हिसाब से, और जो आरएस का 2013 के बाद में जो ट्रेंड चेंज हुआ है, तो 2013 से लेके 2023 की जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उनके पीवाईक्यूज को लेके हमने एक एनालिसिस तैयार किया है। जिस हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरऑल 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस हमारे राजस्थान जीके के आते हैं। 50% और 50 क्वेश्चंस हैं वो हम इंडियन जीके और साइंस सब्जेक्ट से आते हैं, और 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। तो हमारी जो मोटी मोटी तैयारी है पूरा वो इसी के रिवॉल्व हमारी घूमनी चाहिए, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इन सारे सब्जेक्ट्स को हम जानते हैं कि बहुत वास्ट सिलेबस है, और आप अभी तक लगभग 1 साल से या कोई 2 साल से कोई 3 साल से इन सब की तैयारी कर रहा होगा। तो अब 3 साल की तैयारी को कैसे हम इस 4 सप्ताह में कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, इतनी जो डाइवर्सिफाइड नॉलेज है उसको कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसके बारे में एक थोड़ा सा ग्लिम्स है जो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और पीवाईक्यूज के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको इन 20 दिनों में जो करना है वो है अपनी पूरी नॉलेज को कंसोलिडेट करना, और वो कंसोलिडेट करने का सिर्फ एक और एक मात्र तरीका है, वो है आपका रिवीजन। और वो रिवीजन आपका किस तरीके से होना चाहिए, वो आप ये ऐसा नहीं है कि जो आपने 1 साल में पूरी पढ़ाई करी है उसको आप पूरा का पूरा एक साथ रिवाइज कर सके, या फिर वो करना बहुत मुश्किल होगा। तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको उन्हीं को रिवीजन में थोड़ा सा ज़्यादा आप उसको रिवाइज करें ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के लिए जो आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो ये है कि इसमें जो हम देखते हैं कि आरएस प्री में बहुत ज़्यादा डेप्थ में करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है, उसमें मैक्सिमम है वो बहुत ही वाइडली पूछा जाता है। कुछ फैक्ट्स बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है, और बहुत आपको अगर आपने एक बार भी उसको पढ़ा होगा या फिर आपने कहीं से सुना भी होगा अपने दोस्तों से या किसी अखबार में वगैरह में, तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी ये करनी पड़ेगी, आप जितना इसको वाइडली आप पढ़ सके, जितना इसको डाइवर्सिफाई कर सके तो आप उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। इसके लिए आपके पास में राजस्थान स्पेशली इंडियन जीके को प्रिपेयर करने के लिए मार्केट में बहुत चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। राजस्थान जीके को पढ़ने के लिए जैसे आपके पास मूमल है, क्रोनोलॉजी है, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, पर उन सबको कंसोलिडेट करके एक मटेरियल तैयार करना, एक मटेरियल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप शून्य का जो करंट अफेयर्स के कंसोलिडेटेड मटेरियल है उसको पढ़ सकते हो आप। और पिछले प्रीज में देखा गया है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आपके 6 to 8 मंथ प्रीवियस 6 to 8 मंथ के क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं। तो आप यहाँ पे पिछले 1 साल का, पिछले 8 महीने का एक कंसोलिडेटेड मटेरियल पढ़ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है, किसी भी मैगजीन से पढ़ रखा है और आपको लगता है कि वो कंटेंट कम है, तो आप अभी भी कुछ दूसरी मैगजीन्स को रेफ़र कर सकते हैं और अपने जो पढ़े हुए नोट्स हैं
उन्हीं में उसमें एक्स्ट्रा डेटा है उसको ऐड ऑन करें, ताकि आपको जब करंट अफेयर का क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो जितना करंट अफेयर को आप डाइवर्सिफाई कर सकें, बट आपको इतना डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है कि लास्ट के कुछ 4-5 दिनों में आप उसको कंसोलिडेट ना कर पाएँ, क्योंकि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जितना भी मटेरियल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वो लास्ट में आप 7 दिन में एटलीस्ट आप उसको रिवाइज कर सकें। आपको उतना ही डाइवर्सिफिकेशन उसका करना है, और 7 दिन में आपके जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, जितने भी आपने चीज़ों को कंसाइज किया है, वो आपको 7 डेज में, सिर्फ आपके लास्ट के 7 डेज में आपको उन्हीं को रिवाइज करना है। एक्स्ट्रा मटेरियल, आपको एक्स्ट्रा कंटेंट है वो उसको रेफर नहीं करना है। इकोनॉमिक सर्वे आप सब लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता है, और इकोनॉमिक सर्वे में आप जो लास्ट टाइम पे अभी कर सकते हो वो आप कर सकते हो कि जितने भी ऑथेंटिक फैक्ट्स हैं जो कि आपको राजस्थान में ऑथेंटिक जो सर्वे निकलता है आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो वहाँ पे जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं उन फैक्ट्स की आप समरी है उसको याद कर सकते हो। फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन फैक्ट्स को आप मेमोराइज करके रखें। मैथ्स और रीजनिंग में इसमें काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो लोग पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन ऐसे सोचते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आपको मैथ्स आती भी नहीं है तो एटलीस्ट आप रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। और जो आरएस प्री में जो मैथ्स पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल का पूछा जाता है, तो आप 10th लेवल के क्वेश्चंस है वो पूरे नहीं तो कम से कम आप 5 तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। रही बात राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इसमें बहुत डेप्थ में पूछा जाता है, तो अभी आपने जितना आप इसमें कंटेंट तैयार कर चुके हो तो आप उसको बार बार रिवाइज करें। अगर आपको कुछ डेटा ऐड ऑन भी करना है तो आप यहाँ शून्य का स्टडी सेंटर का कंटेंट है उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी से काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सबको भी आप जितना कंटेंट आप अभी कर चुके हैं, जितना अपने ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, स्पेशली राजस्थान गवर्नमेंट से जो आरबीएसई की बुक्स हैं, एनसीईआरटी हैं, उन्हीं से ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इजी फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एनालिसिस क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली ये जो बुक्स होती हैं आपकी 6 to 10th लेवल की, उनसे आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आपने जितना कंटेंट तैयार कर रखा है इन सब्जेक्ट्स में, आप उन्हीं को ही रिवाइज करें रेदर देन कि आप इधर उधर किसी और कंटेंट, इन स्पेशली जो आपके परमानेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप किसी और कंटेंट को रेफ़र ना करें, तो वो आपके लिए इन दिनों में ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इन्फ्लेशन हुआ, कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ हुई जो कि जिनमें एनालिसिस बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका एनालिटिकल लेवल अच्छा है और आपने उस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बहुत आसानी से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आप इसके लिए यहाँ की कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स में दिनेश सर के, उनको भी आप विजिट कर सकते हो। साइंस एंड टेक में, टेक है वो आपका स्पेशली करंट अफेयर वाले ही सेक्शन में आपका रेडी हो जाएगा। रही बात साइंस की, तो साइंस में पूरा सिलेबस मेंशन होता है प्री के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो आपका बायोलॉजी में ही पूछा जाता है। तो जैसे बायोलॉजी में आपका ब्लड हुआ, डिजीज़ हुई, तो इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। विटामिन्स, मिनरल्स हुए, इन से आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। टेक वाला हिस्सा है वो आपका करंट अफेयर्स वाले हिस्से में आपका ये शामिल हो जाएगा और आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए, आपको कितने क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपको छोड़ने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्री एग्जामिनेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है।
आपको हर गलत क्वेश्चन के लिए आपके 1/3 मार्क्स हैं वो आपके काटे जाएंगे। तो आपको कितने क्वेश्चन, ये हमेशा बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हमें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। तो जिस तरीके का ट्रेंड अभी आरएस प्री में चल रहा है, तो कट ऑफ है वो आपकी हर एग्ज़ाम के बाद में वो बढ़ती जा रही है। तो अगर हम पिछली बार का एनालिसिस करें तो इस बार का कट ऑफ है वो आपका लगभग 105 से लेके 110 तक जा सकता है। तो अगर आपको ये नंबर लेकर आने हैं तो हमारा एनालिसिस ये है कि आपको लगभग 120 क्वेश्चन तक लगभग आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि जब आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो और अगर आपके उसमें से 20% की एरर हो जाती है, आपके 20% क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं, तो आपके जो करेक्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपके 88 होंगे। तो आपका जो स्कोर होगा वो 117.04 होगा। और अगर आप 25% एरर आपकी होती है अगर क्वेश्चंस में, तो आपके 80 क्वेश्चंस हैं वो आपके राइट होंगे। तो आपका जो टोटल मार्क्स है वो 106.04 होगा। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो आपकी 105 से लेके 110 तक हो सकती है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि जो आरएस की जो वैकेंसी इस बार आई है वो यूजुअली 1000 में आती है, लेकिन इस बार 750 आई है। एंड सेकंड ये है कि इस बार आरएस प्री के पैरेलल कोई भी एग्ज़ाम्स, दूसरे एग्ज़ाम्स हैं नहीं। तो जो जितने भी दूसरे एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे भी, वो स्टूडेंट्स भी आरएस प्री को अटेम्प्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग आपकी 105 से लेके 110 तक जानी है। तो अगर आपको स्कोर करना है तो आपको अपनी जो एरर है वो आपको 25% से आपको 20% तक लेकर आना पड़ेगा। और इसका बेस्ट जो तरीका ये होता है 20% एरर का, जो कि आप रिड्यूस कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं अपने मॉक के थ्रू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी अपनी प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे मॉक्स दिए होंगे। तो ये मॉक्स हम जब देते हैं तो वो सिर्फ हम लोग कंटेंट के लिए नहीं देते हैं कि हमें कंटेंट मिल गया, हमारी नॉलेज चेक हो गई, हमने अपने टेस्ट कर लिया कि हमको कितना याद है कितना नहीं है। जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्रक्स होता है मॉक्स देने का, वो एक होता है कि हम एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम जैसे एनवायरनमेंट में हम किस तरीके से हम पेपर देते हैं। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर आप पहले ही मॉक दिए हुए होते हैं, पहले ही प्रैक्टिस पेपर लगा रखे होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे वो हड़बड़ाहट नहीं होती है। आपकी जो ये एरर है जो कि आपकी सिली मिस्टेक्स हुई, आपकी हड़बड़ाहट की वजह से हुई, आपने कोई कॉन्सेप्ट है वो गलत से समझ लिया, उसकी वजह से होती है। आप है जहाँ एक ऑप्शन है जो ए लगाना था लेकिन आपने OMR शीट में उसको बी भर दिया, तो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आपकी एरर है वो इंक्रीज हो जाती है और उस एरर की वजह से आपका सिलेक्शन है वो रुक जाता है। तो आपका सिलेक्शन है वो नॉलेज की वजह से नहीं रुकता है, जबकि आपका जो सिलेक्शन रुकता है वो रुकता है आपकी जो एरर्स हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं उसकी वजह से। तो मॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप अपनी और जो एरर्स हैं, जो सिली मिस्टेक्स हैं, उनको कितना कम कर पाएँ, उसके लिए आपको ये मॉक्स करने होंगे। तो इसके लिए ये है कि आपने जितने भी आज तक मॉक्स दे रखे हैं उन मॉक्स को आप वापस से रिवाइज़ करें। मॉक्स को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक बार मॉक्स दे देते हैं उसके बाद में वो पेपर्स पड़े रहते हैं, वो पाइल अप होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हम उनको किस तरीके से वापस से इनकॉर्पोरेट करें। तो वो जो हमने इतना मेहनत करके 3-3 घंटे बैठ के हमने जो मॉक्स दिए हैं वो हम वापस रिवाइज ना करने की वजह से वो सारी की सारी मेहनत हमारी बेकार चली जाती है। तो मेरी एडवाइस है कि जितने मॉक्स आपने दिए हैं, किसी भी कोचिंग के दिए हैं, कहीं से भी दिए हैं, जितने भी दिए हैं, आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं उनको वापस से निकालें, उनको रिवाइज करें। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उसमें जो आपने कंटेंट आपने रिट्रीव किया है वो आपके एक तो दिमाग में बहुत अच्छे से बैठता है।
तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और आपके दिमाग में वो नॉलेज है वो बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। एंड हो सकता है कि जितने आपने मॉक्स दिए हैं उसमें से जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। एंड दूसरी चीज़, आप एनालिसिस अपना ये करेंगे कि आप कितने क्वेश्चंस पे कंफर्टेबल हैं, आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, आपकी कितनी एरर्स हो रही हैं। क्योंकि जिस तरीके की कट ऑफ इंक्रीज होती जा रही है तो हमारा मानना है कि 120 आपको करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी इसमें ऊपर नीचे होता है, किसी को 130 करने में कंफर्टेबल है, कोई 110 करने में कंफर्टेबल है, वो आपका इंडिविजुअल ओपिनियन है, जो कि आपको आपने प्रीवियस ईयर में जो मेहनत करके आपने मॉक्स दिए हैं उन्हीं से आपको पता चलेगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए और अपनी जो गलतियां हैं वो आपको कैसे रिड्यूस करनी है, आपने कहाँ कौन सी मिस्टेक करी है, वो भी आप अपने मॉक्स को एनालाइज करने से आप इसको पता कर सकते हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मॉक्स की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये लास्ट के 4 सप्ताह हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मॉक्स देने को नहीं देने चाहिए हिसाब से। क्योंकि एक जब आप मॉक्स देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं जा रही है। क्योंकि जो लास्ट का टाइम होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कितने काम हैं, कितने कंपोज हैं और किस तरीके से हाईली मोटिवेशन के साथ में आप अपनी तैयारी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी ने पूरे साल पढ़ाई करी है लेकिन आखिरी 20 दिन में अगर वो इस चीज़ से घबरा जाता है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो वही बच्चा, वही स्टूडेंट जो कि इंटेलिजेंट होने के बावजूद फेल हो सकता है। और एक स्टूडेंट जिसने एवरेज पढ़ाई करी है एक साल में और इन 20 दिनों में वो अपने आप को काम और कंपोज मैनर में सब कुछ रिवाइज कर लेता है और बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, तो वो बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम में शाइन करता है और पास कर सकता है। तो आपको इस के लिए आपको बहुत ज़्यादा मॉक नहीं देने हैं, लेकिन अभी भी आपके पास में टाइम है कि आप अभी भी जो एग्ज़ाम के टाइम पे जो आप स्ट्रैटेजी अपने लिए चाहते हो कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, मुझे इतना मैं क्वेश्चंस करती हूँ तो मेरे इतनी एरर होती है, मैं ये एरर कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए एक निःशुल्क शून्य स्टडी सेंटर है, वो निःशुल्क टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर रहा है। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको हर रविवार एक टेस्ट दिया जाएगा। कुल आपको 3 टेस्ट हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। तो 3 टेस्ट है वो पूरा सिलेबस इसके अंदर होगा। तो आप इन 3 टेस्ट को दीजिए और इन 3 टेस्ट में आपको 2 चीज़ें, आपको इसमें कोई नया कंटेंट है वो अगर आपको लगता है कि कुछ नया कंटेंट ऐड हो रहा है तो वो आप अपने नोट्स में उसी टाइम पे ऐड कर लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो देखनी है वो ये देखनी है कि आप अपने जब आप इस टेस्ट को दें तो आप एक पूरा का पूरा एग्ज़ाम हॉल जैसा एक एनवायरनमेंट रखें, पूरे डिसिप्लिन के साथ में ये टेस्ट को दें, ताकि आपको जब आप फाइनल टेस्ट, जब चौथा टेस्ट है जो आपका 2 फरवरी को होने वाला है, वो जब आप दें तो आपको बिल्कुल भी घबराहट ना हो और आपको पता हो कि आप इस चीज़ के लिए पूरे तैयार हैं और आप कितने अच्छे से और आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं। तो वो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में उस एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट करेंगे और डेफिनेटली जब आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपके सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रही बात कि कई बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं प्री हमारे बस बाएं हाथ का खेल है और हम प्री है वो हम प्री के लिए पूरे तैयार हैं, हमको अभी से मेंस की स्ट्रैटेजी है वो बता दीजिए कि हम पहले मेंस की स्ट्रैटेजी में क्या करें। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीके का ट्रेंड आपका चल रहा है
उस हिसाब से अभी आपके जो ये 20 दिन बचे हैं, चाहे आपकी तैयारी कितनी ही सॉलिड क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, फिर भी आप पूरा फोकस करके आप प्री को एक बार के लिए अच्छे से अटेम्प्ट करें, प्री को अच्छे से पूरी प्राथमिकता दें, ताकि क्योंकि प्री में पास होना, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्री में पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर प्री में फेल हो जाना आपको पूरा 1 साल पीछे ले जाता है। तो इसलिए आप प्री को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। तो और इसमें रही बात मेंस की, तो मेंस का जो आपको अभी कर सकते हैं, आपको फिर भी लगता है, तो आप जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप फैक्ट्स याद कर रहे हैं, तो उन फैक्ट्स को आप है वो मेमोराइज इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जब आपको कोई क्वेश्चन या मेंस के लिए कोई क्वेश्चन आपको लिखना होगा, तो फैक्ट्स की इम्पोर्टेंस है वो मेंस में घटती नहीं है। अगर आप कोई मेंस का जब आंसर लिखते हैं और उसको फैक्ट्स के साथ में आप सब्सटेंशिएट करते हैं, तो उस क्वेश्चन, उस आंसर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो आप जो भी फैक्ट्स प्री के लिए याद कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये फैक्ट है वो मेंस के आंसर में यूज़ हो सकता है, तो उस फैक्ट्स को आप अभी आपको डबल काम नहीं करना पड़ेगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी। आप उस फैक्ट को वहीं अपनी दूसरी कॉपी में लिख लीजिए, जो कि आपका मेंस की कॉपी बना रहे हैं, और उस फैक्ट को आप आगे अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। रही बात है कि मेंस के लिए, जैसे कि मेंस की भी डेट है वो भी जून में डिक्लेयर हो चुकी है, और ये बहुत हर्ष की बात है कि पहली बार आरपीएससी में इस तरीके से हम लोगों को एक पूरा पहले से ही पता है कि कब मेंस होना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स का कहना है कि 5 महीने मिलते तो ज़्यादा अच्छा होता, 3 महीने में कैसा होगा। तो मेरा कहना यही है कि आप यूपीएससी में देखो, वहाँ पे 2-2.5 महीने भी मिलते हैं, तो भी वो इस तरीके से इतने अच्छे से मेंस लिख पाते हैं, जितना कि शायद आरएस में जब ज़्यादा टाइम मिलता है तो हम ज़्यादा अच्छे से उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो बेटर है कि आपके पास में कम समय है, 3 महीने का समय बहुत होता है। 3 महीने के समय में आप मुख्य परीक्षा को भी बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, बिकॉज मुख्य परीक्षा का आपने लगभग 50% सिलेबस है वो आप पहले ही इसको प्री वाले फेज में कर चुके हैं। जो 50% सिलेबस है वो बहुत आराम से आप 2-3 महीने में आप उसको कवर कर सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए आप बिल्कुल ना घबराएं, वो आप प्री होने के जस्ट बाद में आप 3 तारीख से ही उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं, और उसमें आपका शून्य स्टडी सेंटर है वो आपका पूरा भरपूर मदद करेगा। इसके लिए भी 3 फरवरी को, या फिर हम कोशिश करेंगे कि 2 फरवरी को ही हम शाम में मेंस की एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आएँ, ताकि जिससे आप जो 3 महीने का समय है वो बिना व्यर्थ करे आप अपना समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर पाएँ। तो आखिर में मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपना जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जोश के साथ दें और होशो हवास में दें।